हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? मेरी आवाज क्लियर है सभी को? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। क्या हाल चाल है सभी के? मेरी आवाज क्लियर है? बस ये कंफर्म कर दीजिए सभी को। मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? ओके, लेट जस्ट वेट, लेट एवरीवन कम। उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जस्ट कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। इसमें दिखाई देगा ना? इस पे लाइव सेट चलेगी ना ये वाली? लाइव चालू है। बच्चे ज्वाइन होंगे तो दिखेंगे। बच्चा नहीं है। आप बोलते रहो चालू। चलिए वेट करते हैं, लेट एवरीवन कम। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तरीके से शुरुआत करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहां हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक फ्लो होता है, उस फ्लो से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो मजा आएगा, अदरवाइज आपको हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान करेगी, जो कि फार्मा स्टूडेंट्स को करती है। ठीक है, तो उस फ्लो में ही हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हेलो हेलो ओके अभी बच्चे आने लग गए हमारे पास। थैंक यू सो मच। हाय निखिल, हाय फैजा। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्लास नोट्स के अलावा कोई कंपाइलेशन नोट्स नहीं है? मिलेगा मिलेगा बच्चा, कंपाइलेशन नोट्स भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आपके जो जितनी भी क्लासेस हैं उनके साथ उनको अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको टैग फॉर्म में मिल जाएंगे नोट्स, जो अवेलेबल नोट्स हैं ना वो भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इसी फ्लो में पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वैसे ही पढ़ना है आपको। ये बात क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा आज जैसे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट उसके साथ में पढ़ेंगे। तो आपको जो नोट्स बनाने हैं अपने, क्योंकि देखो नोट्स ये भी मिलेंगे जो मैं यहां पे लिखूंगा, नोट्स आपको अलग से भी मिलेंगे पीडब्ल्यू की तरफ से, लेकिन जो नोट्स आप अपने हाथों से बनाओगे वो नोट्स आपको एग्जाम से 10 दिन पहले रिवाइज करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप मेरे नोट्स भी देख लेना, मेरी क्लासेस भी देख लेना, बाकी नोट्स भी देख लेना, उन सब से जो भी चाहो उसको लिख लेना, लेकिन उसको लिख लेना, लेकिन अपने हाथों से प्रॉपर नोट्स बना लेना। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो, ये टॉपिक तो यूट्यूब पे पढ़ लिया है। हाँ बिल्कुल बच्चा, मैं कुछ अलग अलग चीजें भी डिस्कस करूंगा इसमें से। ठीक है, वो जो इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे वहां से मर्ज करना है, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको बीच बीच में कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा तेज भी चलेंगे हम लोग। क्लियर है? स्टार्ट करें। क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में हम लोग? सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड आखिरकार बनता कैसे है, उसके पीछे क्या कहानी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे इन सब की एप्लीकेशंस कहां, जहां से क्वेश्चन बनेगा। हाँ जी, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा, कि मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा आपको, लिख लिख के पढ़ाऊंगा, तो आप भी वैसे ही लिखते रहिएगा उसमें बीच बीच में। क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट करें, और जो भी क्वेरी होगी तुरंत की तुरंत मेरे से पूछते रहना। बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो, सबसे पहले क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहां बात करूं तो दो वर्ड हैं जिनको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। पहला टू अट्रैक्ट, पहला क्या है? टू अट्रैक्ट। दूसरा क्या है हमारे पास? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये समझ लेते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जब हमको समझ में आ जाएगा उसके बाद हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसानी से समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, चलो क्या है हमारे यहां पे, एक सेकेंड देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है हमारा म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? अगर मैं आपसे बात करूं, हमने मेजरली दो तरीके के बॉन्ड्स पढ़े होते हैं। एक पढ़ा था हमने आयोनिक बॉन्ड, एक पढ़ा था हमने कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कोवैलेंट बॉन्ड की, वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लो मेरे पास ये सोडियम है यहां पर, ठीक है, और क्लोरीन है यहां पर, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम के अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूंगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है सर, पता है एक चीज हमको। अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। अगर कोई कलर नहीं दिखाई देगा तो बता देना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 7। ठीक है, अब ध्यान से यहां एक चीज देखो, ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर अगर जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो भी क्या होगा, वहां पर वो भी क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, यहां पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से बाहर गया है। क्लोरीन की अगर बात करूं तो यहां पर क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्लोराइड के फॉर्म में हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला जाता है, क्लोरीन की तरफ चला जाता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। और इसकी वजह से यहां पर नेगेटिव यहां पॉजिटिव चार्ज बनता है और इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग। क्या ये वाली बात क्लियर है सभी को? आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, क्लियर है कि नहीं? आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, बात क्लियर है कि नहीं? सबको बोलते रहिएगा, ठीक है, चैट बॉक्स आप ही के लिए है, बोलते रहिएगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर से क्लोरीन की ही, ठीक है, इसका कितना हो गया 2 8 7। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक और तरीके से अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? मान लो हाइड्रोजन ये बोले कि एक काम करता हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको यहां पर रख देता हूं। क्लोरीन बोले मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देता हूं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो हाइड्रोजन इन दोनों को अपना बता सकता है और क्लोरीन भी इन दोनों को अपना बता सकता है। यहां पर उसके पास 6 पहले से ही थे क्लोरीन के पास। ठीक है, 2 ये हो गए, 6 और 2 8। हाइड्रोजन के पास एक था, उसने एक यहां रख दिया, 2 ये हो गए। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल शेयरिंग। इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? कोई सर के ऊपर से तो नहीं जा रही चीज, या कोई फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा मैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। अच्छा, अभी क्लास खत्म हुई है वो वाली? ओके, कोई बात नहीं, आ जाओ बच्चा, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहां तक जितने बच्चे हैं उनको क्लियर हुई बात कि नहीं? जितने बच्चे हैं उनको क्रिस्टल क्लियर है एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से। कैसे होती म्यूचुअल शेयरिंग? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, उसने सेंटर में रख दिया। क्लोरीन के पास कितने थे? 7 थे।
साथ में से एक सेंटर ऑफ द बॉन्ड रख दिया। अब क्लोरीन क्या कह रहा है कि ये दोनों मेरे हैं, हाइड्रोजन क्या कह रहा है ये दोनों मेरे हैं, दोनों के हो गए वो, ठीक है। क्लोरीन के पास 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, उसका डुप्लेट पूरा हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, बात हो गई क्लियर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चले चलिए अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम कहां आती है भाई, प्रॉब्लम यहां आती है जब मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, इन दोनों ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेंटर ऑफ द बॉन्ड रहने चाहिए, लेकिन इन दोनों में से जब ये इलेक्ट्रॉन कोई एक अपनी तरफ शिफ्ट कर ले उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या करेगा, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेगा उसको अपनी तरफ। कैसे, समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। मान लो मेरे पास ये दो लोग हैं, ठीक है, इसका नाम है लालू, इसका नाम है हरिया, लालू और हरिया, ये दो लोग हैं, ठीक है। इन दोनों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, इन दोनों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। इसके पास है अपने 50,000 रुपए, इसके पास भी है 50,000 रुपए। प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनको 1,00,000 रुपए एटलीस्ट होने चाहिए थे इनकी जेब में। अब ना तो ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर पा रहा है, ना ही ये कर पा रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट, ठीक है, ना तो ये कर पा रहा है ना ये कर पा रहा है, क्लियर बात। इन दोनों ने क्या किया कि काम करते हैं, ये 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए, दोनों को एक जगह रख देते हैं। अब क्या हो गया, अब 1,00,000 रुपया हो गया। अब एटलीस्ट हम दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। मैम ने लेट छोड़ा, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, कॉन्सेप्ट पकड़ लो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलो चले, चलिए बहुत बढ़िया। लालू हरिया ये दोनों अपना अलग अलग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये कर पाएंगे क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनके पास रुपए हैं। प्रॉब्लम तब आई जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो हमारे लालू भाई साहब थे उनके मन में थोड़ी गद्दारी आ गई और ये पैसा अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। तो जब ये 1,00,000 रुपए लालू ने अपनी तरफ शिफ्ट करा तो ये तो हो गए अमीर, ये तो हो गए अमीर, और ये हो गए भाई साहब हमारे गरीब, ये भाई साहब हो गए गरीब, यही तो हुआ, ठीक है। और केमिस्ट्री में अमीरी जो होती है उसको नेगेटिव चार्ज से दर्शाते हैं और गरीबी जो होती है उसको पॉजिटिव चार्ज से दर्शाते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ यहां भी हुआ था, वैसे ही कुछ यहां भी हुआ था। यहां पर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा था, क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा था, ये सोच के कि चलो दोनों के ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो गई कि क्लोरीन ने यहां थोड़ी सी गद्दारी दिखाई और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया या फिर अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसकी जो टेंडेंसी है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और हम यहां बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। कैसे दो बॉन्डेड एटम में से एक बॉन्डेड एटम जो है वो गद्दारी करता है और उस गद्दारी को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर है सभी को, हाँ या ना, बोलते रहो भाई, बोलते रहो दोस्तों, क्लियर है कि नहीं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला है एटॉमिक नंबर, दूसरा है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, तीसरा है चार्ज ऑन स्पीसीज, चौथा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। एक एक करके इन फैक्टर्स को देखते हैं कि आखिरकार कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। भाई तुम चैट बॉक्स में नहीं बोलोगे ना, मुझे एनर्जी नहीं आएगी, थोड़ा सा एनर्जी ला दो चैट बॉक्स में। मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही बोले जा रहा हूं, तुम लोग ना तो सुन रहे हो या क्लास लेफ्ट करके भाग गए हो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को बोलते रहो यार, मेरे साथ बात करते रहो, वरना मेरे को फिर लगेगा कि यार भाग गए लोग तो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। चलो एटॉमिक नंबर देखो, एक चीज पता होगी आप लोगों को,
एटम है, एटम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है सर? एटम के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लियस, एक होते हैं ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं सर? उसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यही तो बात होती है। या फिर यूं बोले कि जितने प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, यही होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे उतने प्रोटॉन बढ़ेंगे, यानी कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस के ऊपर। इतनी बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है ना बच्चा, वो न्यूक्लियस से बनता है। कहां से बनता है? न्यूक्लियस से बनता है। कहां से बनता है? न्यूक्लियस से बनता है। अब न्यूक्लियस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहां भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और जब ये बॉन्ड बनता है, तो मैंने अपने पिछले शब्दों में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ द बॉन्ड रखे जाते हैं। कहां रखे जाते हैं? सेंटर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है? कि सर इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? सर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब यहां अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? इधर जाएंगे। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। अब कैसे बताएं कि किसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, किसका पॉजिटिव चार्ज कम है? एटॉमिक नंबर से बताएंगे सर। मतलब कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। दैट मीन्स कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा रहेगा। तो हम सिंपल एकदम गोल्डन वर्ड्स में यहां लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, टू एटॉमिक नंबर। बात एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? ठीक है बच्चे, देखो यूट्यूब पे क्या रहता है ना कि थोड़ा कम टाइम रहता है वहां पे, तो इतना पेशेंस से नहीं समझा पाते। एक ही घंटे का स्लॉट मिलता है, अब 2 घंटे का स्लॉट है हमारे पास। आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझेंगे और फिर कंटिन्यूअसली इंडक्टिव इफेक्ट को भी समझेंगे ताकि पूरी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैंने आपको क्लियरली विजुअलाइज कराया यहां पे कि क्यों होता है। इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, बीच में क्या रखे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब बीच में रखे हुए हैं तो वो किधर भी जा सकते हैं। डिपेंड किस पर करेगा कि यहां पॉजिटिव चार्ज किस पर ज्यादा है, वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही पॉजिटिव चार्ज देते हैं न्यूक्लियस को। एकदम क्रिस्टल क्लियर बात। हमको क्या याद रखना है अपने नोट्स में? हमको क्या लिखना है? हमको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है अपने नोट्स में। अपने नोट्स में हमको सिर्फ ये लिखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इतना लिखना है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने। ये पूरा लिखने जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये तो मैं लिख के दूंगा ही आपको, आपको सिर्फ इस एटॉमिक नंबर, उसके नीचे सिर्फ ये, इतना नोट्स में रहना चाहिए आपके। दूसरा क्या है हमारे पास? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि भैया ये दो एटम, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों आपस में बॉन्डेड हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर ऑफ द बॉन्ड है। ठीक है सर, बात सही है, सेंटर ऑफ द बॉन्ड है। अब क्योंकि बॉन्ड न्यूक्लियस से बनता है, ठीक है, बॉन्ड न्यूक्लियस से बनता है, तो अगर इसका एटॉमिक साइज बड़ा हुआ तो इसका न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द बॉन्ड से बड़ा होगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो होगा वो पास में होगा सेंटर ऑफ द बॉन्ड से। ठीक है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ एटम पे। ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास ये
एक फील्ड है, मैंने यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ठीक है, ये भी एक यहाँ पर फील्ड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, मैग्नेट रखी हुई है, मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट, ये भी क्या है, मैग्नेट है। दोनों मैग्नेट्स की पावर सेम है और यहां पर एक एक लोहे की कील रखी हुई है। इस डिस्टेंस को देखो और इस डिस्टेंस को देखो, कौन सी डिस्टेंस कम है? ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम है। कौन आसानी से लोहे की कील को खींच पाएगा अपनी तरफ? ऑब्वियसली ये खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस पास है। जब एटम का साइज इंक्रीज होता चला जाता है तो उसका न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द बॉन्ड से दूर होता चला जाता है। जब सेंटर ऑफ द बॉन्ड दूर होगा, ठीक है, न्यूक्लियस से, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने में, अट्रैक्ट करने में दिक्कत होगी। जिसका पास होगा वो आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। दैट मीन्स सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज? एकदम यही बोलना चाहता हूं मैं, एकदम यही बोलना चाहता हूं मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बात क्लियर सभी को? हाँ या ना? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बोलते रहोगे तो मेरे को थोड़ा सा लगता रहेगा कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं मेरे को, ठीक है। चलो ये वाली बात क्लियर है सभी को कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर ऑफ द बॉन्ड से दूर होता चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेंटर ऑफ द बॉन्ड होते हैं। सेंटर ऑफ द बॉन्ड से दूर हुए तो सर उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, दो बातें हमने यहां पर पढ़ ली। तीसरी बात क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तीसरी बात पढ़ रहे हैं चार्ज ऑन द स्पीसीज। चार्ज ऑन द स्पीसीज, देखो हमारे पास दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज। अरे भैया, नेगेटिव चार्ज, ये दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं। अब आप जानते हो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं हम। अब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। यानी कि आप जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते चले जाओगे, पॉजिटिव चार्ज को अगर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा। ऐसे समझो इसको कि मेरे पास दो तरीके के लोग हैं। पहला जो है वो है कि बहुत दिन से भूखा है, एक जो है अभी मस्त खा के आया 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर, पूरा भर पेट यहां तक खा के आया है। अब मैं दोनों के सामने खाना लेकर जाऊं तो बताओ किसको ज्यादा पड़ेगी जल्दी खींचने की उसको खाने को? बोलो जल्दी, कौन जल्दी अपनी तरफ खींचेगा खाने को? जो कई दिन से भूखा है, हाँ है ना। पॉजिटिव चार्ज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ भूखा, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब उसको अगर इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे तो ऑब्वियसली वो खींचेगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज क्या है? नहीं भाई खाना नहीं चाहिए, बहुत खा चुका हूं, अब तो भैया रिपेल करेगा वो तो खाने को, और ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। यानी कि अगर आप किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, अगर आप नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर दूं, एक एग्जाम्पल यहां पर दिखाऊं, लेट अस सपोज मेरे पास Fe2 पॉजिटिव है और मेरे पास Fe3 पॉजिटिव है। बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहां पर, ठीक है, मेरे पास A नेगेटिव है और मेरे पास A2 नेगेटिव है। इन दोनों में से बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? यहां पे और यहां पे, ठीक है, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन दोनों केसेस में? केस 1 और केस 2। दिस इज योर केस 2, दिस इज योर केस 1। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलते रहो। किसकी होगी यहां पर? ऑब्वियसली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी।
यहां पर अगर कंपेयर करेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये कम रिपेल करेगा, जो कम रिपेल करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर सबको? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे इसको पढ़ना है और कैसे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन में फिलहाल के लिए इतना समझो बस कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए सिर्फ ये तीन होती हैं, sp sp2 और sp3। ठीक है, चलो मान लो मुझे इन तीनों में, मान लो मुझे इन तीनों के अंदर sp sp2 और sp3, इन तीनों में यहां मुझे 100 रुपए डिवाइड करने हैं, इसमें भी 100 रुपए डिवाइड करने हैं, इसमें भी 100 रुपए डिवाइड करने हैं। ये 100 रुपए यहां दो लोगों पे डिवाइड होंगे तो एस के पास कितने आएंगे, यहां पर कितने आएंगे, 50 रुपीज। यहां अगर इन 100 रुपए को 3 में डिवाइड करना होगा तो एक के पास ऑलमोस्ट 33 आएंगे। यहां 100 रुपए को अगर 4 में डिवाइड करना होगा, 3 पी है एक एस है, तो एस के पास कितने आएंगे, 25। इसको परसेंटेज लिख लो। ठीक है, परसेंटेज। अब एस के पास सबसे ज्यादा पैसे किसमें हैं, पहले वाले केस में। ठीक है, यानी कि यहां आपको एक लाइन लिखनी है, मोर द एस कैरेक्टर greater will be the electronegativity, greater will be the electronegativity। क्यों सर ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि एस कैरेक्टर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास रहता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास रहता है। दैट मींस जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उतना न्यूक्लियस पास होगा। भाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही तो बनता है। तो जितना एस ज्यादा ओवरलैप करेगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा वो, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस पास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दैट मींस एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मान लो मैं आपसे यहां पूछूं, अगर आपको अपना पुराना याद है किसी को, तो अगर मैं आपसे यहां पूछूं CH3 C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, यहां H लगा दो, एक यहां H लगा दो, एक यहां H लगा दो। मैंने यहां पर अलग अलग कार्बन्स रखे आपके पास, एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। बताओ इन तीनों कार्बन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी? ऑर्डर क्या बनेगा, 1 2 और 3, इन तीनों में क्या ऑर्डर बनने वाला है बताइए, इन तीनों में क्या ऑर्डर बनने वाला है? वन, टू और थ्री, इन तीनों में क्या ऑर्डर बनेगा? ठीक है, क्योंकि हम अगर अपने बेसिक्स की बात करें, देखो आप रिवीजन बैच में हो, आप ऑलमोस्ट थ्री क्रैश कोर्स है ये, क्रैश कोर्स वाले बच्चे को इतना पता रहना चाहिए कि ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हम जानते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम। दैट मींस यहां ऑर्डर बनेगा 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, एकदम क्लियर है कि नहीं? यही तो होगा, उल्टा लिख रहे हैं कमरान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर सभी को, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे को। चलिए आगे की बात करते हैं, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल क्या बोलती है हमारी, जानते हो आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में? यहां बोल रहे हैं कि भैया पीरियड्स होते हैं हमारे पास और ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। यहां पर, यहां से अगर आप ऐसे जाओगे,
ऐसे अगर जाओगे, ये आपके पीरियड्स हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स हैं आपके, ओके, पीरियड्स। और अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे आओगे, ऐसे, ठीक है, यहां से पूरा यहां तक, तो ये कितने हैं 18, तो 18 ग्रुप्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, 18 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर एक चीज देखो ध्यान से, जब आप एक पीरियड में जा रहे हो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता दिख रहा होगा आपको, पहले 1 है, फिर 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप जा रहे हो। और आप लोग जानते हो कि सर एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे होगा, कौन सा वाला बच्चा, ये वाला पीछे वाला, ये वाला, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी, लाइक मतलब ये जो है यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड ये वाला, ठीक है, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। अगर आपको नहीं पता है हाइब्रिडाइजेशन, कोई बात नहीं बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होती है, अगर मैं आपको समझाऊं तो कहां समझा दूं, इधर ही समझा दूं ना। Z इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। और बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां है, एक यहां है, दो ही हैं। और जब आपकी Z की वैल्यू 2 होती है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, ठीक है, तो ये sp हो गया। यहां पर अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है। यहां पे अगर बात करोगे ट्रिपल बॉन्ड की तो उसके अंदर एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, ठीक है। यहां पर ये वाला कार्बन जो है इसके पास 4 सिग्मा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी sp2 है क्योंकि यहां पे 2 सिग्मा है, और इस कार्बन के पास सिर्फ, सॉरी, यहां पे 3 सिग्मा है इसलिए sp2 है, और यहां पर सिर्फ 2 सिग्मा है इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। यही पूछ रहे थे ना आप, ठीक है, चलिए मैं पढ़ाऊंगा हाइब्रिडेशन, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो जब आप पीरियड में जा रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स सर कि आप जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाओगे एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि बताओ सोडियम और मैग्नीशियम इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कि सर मैग्नीशियम जो है वो 12 एटॉमिक नंबर है, इसका 11 एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका 7, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। मतलब कि मैं यहां लिख सकता हूं कि पीरियड्स के अंदर जब आप लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं ग्रुप की, यानी कि टॉप से बॉटम की, जब हम बात कर रहे होते हैं टॉप से बॉटम की, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी ग्रुप की, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि सर हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। यानी कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस कि सर आप टॉप से बॉटम अगर आप आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, नीचे हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज because atomic size increases। इतनी बात क्लियर सभी को भाई? बताइए अभी तक कोई परेशानी हो या फिर आपको लग रहा हो कि नहीं सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाइए, तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बताते रहो मेरे को, कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं यहां पर कि आखिरकार ट्रेंड है कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आखिरकार ट्रेंड है कैसा। अब ध्यान से अगर देखोगे, देखो इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, ऊपर नीचे बहुत सारे, देखो आपको ध्यान से आप एक चीज दिखेगी 1.8 1.8 1.8, ठीक है 1.6 फिर 1.7, ये कैसे हो गई सर? 1.6 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, आप तो बोल रहे थे घटेगी ऊपर से नीचे। ठीक है, ये बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि उसके जो वो बैलेंस सेल की वजह से वो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, हम अपने बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक्स क्या है हमारे? बेसिक्स क्या है हमारे? उसमें हम एंटर ही नहीं करेंगे, हमको बस इनसे मतलब है, यहां पर इनसे मतलब है, क्योंकि हम लोग फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन से मतलब है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव वैल्यू है। तो फ्लोरीन की कितनी मानी गई? 4, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, देन हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन की 3.5, सल्फर की होती है 2.5, फॉस्फोरस की 2.1 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, ये 1.5 होती है। ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। अगर आप यहां से यहां जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, ऊपर से नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी नॉर्मली। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? चलिए, अब आपको अगर ये चीज याद हो जाए, अगर आपको ये चीज याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इनकी वैल्यूज याद हो जाए कि भाई फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है, आयोडीन की 2.5 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, सल्फर की 2.5 होती है, 2.1 होती है, फॉस्फोरस की 2.5 इसकी, 1.5 इसकी। याद हो जाए आपको, अदरवाइज आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, बकनोफनी है यहाँ पे। देखो ये क्या है, ये जो ग्रुप है ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, इनको ना लेना है ना देना है किसी को इलेक्ट्रॉन, तो इनका कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस तरीके से होती है उनकी नोबल गैसेस की, तो बोलना उनका कोई लेना देना नहीं होता भाई, जीरो होती है उनकी, क्योंकि उनको कोई इलेक्ट्रॉन ना देना है ना लेना है किसी से, वो खुश है मस्ती में मौज में अपनी। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं यहां पर, ये कौन सा ग्रुप है हमारा? हेलोजन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन ग्रुप है ये। हेलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि अगर सर आप यहां से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाओगे तो वहां पर सबसे राइट हैंड पे मिलेगा आपको, और उसके बाद टॉप पर भी मिल रहा है, इसलिए इसकी फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और यहां पर नाइट्रोजन, इसमें 0.5 घटाते रहोगे तो उसकी बन जाएगी वहां पर। उसके अलावा आपको किसकी याद रखनी है? हाइड्रोजन की, जिसकी कितनी होती है? 2.1 होती है। याद रख लेंगे। नहीं याद रहेगा इतना कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इतनी चीज याद रख सकते हो, क्या है? फोन कलीबर, फोन कलीबर, ISC पीएच। सबसे हाईएस्ट जो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है? फ्लोरीन की होती है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, कितनी होती है? 4। उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3, इसकी भी कितनी होती है? 3, इसकी कितनी होती है? 2.8, इसकी कितनी होती है? 2.5, ठीक है, देन इसकी भी कितनी होती है? 2.5, ओके, ठीक है, इसकी भी कितनी है? 2.5, देन इसकी कितनी होती है? 2.1, इसकी कितनी होती है? 2.1। आप चाहो तो वैल्यू याद रख सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। ओके, वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टॉपिक। बच्चा आपको देखो, आप इस स्टेज में हो ना अभी शुभम, आपको जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उस सबसे आप फेमिलियर ही होगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप लोग आप रिवीजन कर रहे हो एक तरीके से क्रैश कोर्स में ना, तो इस सबसे तो फेमिलियर ही मिलोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इतना टेंशन मत लो, ट्रस्ट मी, आपका जितना कोर्स है वो कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा मैं लास्ट तक। सिर्फ 13 से 14 क्लास होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और मैं सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा आपका, इंक्लूडिंग नेम्ड रिएक्शन, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, सब कुछ। तो भरोसा रखो, इसलिए हमने 2 घंटे की एक दिन में क्लास रखी है, ताकि हर तरीके के बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, बाकी कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं क्लियर है, जो यूट्यूब पे नहीं देख पाया था, उसका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भरोसा रखो कि कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे पूरा का पूरा, चाहे वो एनालिसिस हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोलॉजी, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो चलें आगे। ओके, ये भाई नो पे 4 बार आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं ये? अच्छा, नो उसलिए आ रहे थे। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को
जांचने के लिए, परखने के लिए, मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 तरीके के स्केल्स होते हैं। कौन कौन से? एक है पॉलिंग स्केल, एक होता है मुलिकैन स्केल और एक होता है ऑल रेड रोशो स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल, मुलिकैन स्केल और ऑल रेड रोशो स्केल। आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी में शायद पहला ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सॉल्व करना उसको। और उसमें आपको मिलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कॉस किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो सब सॉल्व करके देखना, मजा आएगा। आपको डीपीपी जरूर सॉल्व करना, जो भी जिस भी सब्जेक्ट की डीपीपी मिलेगी तुरंत उसको सॉल्व करना। जैसे जैसे आपकी क्लासेस होती रहेंगी आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे और डीपीपीज मिलती रहेंगी, डीपीपीज को जरूर सॉल्व करना। ठीक है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही वो फैकल्टी आए उससे तुरंत पूछ लेना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस डीपीपी में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो बताइए। ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। फिलहाल आपको नाम याद रखने 3, कौन कौन से? पॉलिंग स्केल्स, मुलिकैन स्केल और ऑल रेड रोशो स्केल। ठीक है, चलो चलिए भाई, अब एप्लीकेशंस क्या होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। क्या है वहां पर? मान लो मैंने आपको ये अलग अलग एग्जांपल्स दिए। पहला HF। कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है ये चीज? कोई भी एक बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है हमारे साथ ये चीज, जिसने नहीं पढ़ी अभी तक? ठीक है, यहां पर 4 स्पीसीज है आपके पास, A, B, C और D। आपको यह बताना है कि इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा? A का, B का, C का, D का, आपको यह बताना है। ठीक है, चलिए। नहीं, शुभम का मानना भी ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा उस चीज को भी। देखो इस टाइम पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये रहता है कि भाई जो चीज आती है उसको छोड़ो और आगे बढ़ के जो तो जितना ज्यादा पढ़ सकते उतना पढ़ लेते हैं, वो रहता है, वो मैं समझ रहा हूं, उसमें कोई गलती नहीं है उसकी। ठीक है, तो आपको इसका ऑर्डर बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, A, B, C, D, इसके हिसाब से ऑर्डर बताना है। तो इसके लिए आपको यहां पर कुछ चीजें दिख रही होंगी कि यहां तो कॉमन है हाइड्रोजन सब में, 1 2 3 4, चारों में जो हाइड्रोजन है वो कॉमन है। यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये अलग अलग है, यानी कि हेलोजन सीरीज है। अगर मैं ध्यान से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, 2.1, 2.1, इसकी भी 2.1। ठीक है, देन अगर मैं फ्लोरीन की देखूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी होती है यहां पर 3.5। ठीक है, ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8 और इसकी कितनी होती है 3 होती है भाई, इसकी हाइट 3, इसकी होती है 2.5 यहां पर। ठीक है, चलो अब अगर हम इनको देखेंगे यहां पर इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर आएगा 1.9, यहां पर आएगा 0.9, यहां पर डिफरेंस आएगा 0.7। ठीक है, 7 आएगा ना, मेरा मैथ बहुत कमजोर है यार, 0.4, ये इनका डिफरेंस आ रहा है, ये इनका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पे ध्यान से, एक चीज को समझो। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है उनको कौन खींचेगा? यहां फ्लोरीन खींचेगा, यहां क्लोरीन खींचेगा, यहां ब्रोमीन, यहां आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, इन कंपैरिजन टू आयोडीन। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो रिवर्सली इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। मतलब कि यहां पर जो आयोनिक कैरेक्टर है वो ज्यादा डेवलप होगा और आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, इसमें ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस और इसमें ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। और जिसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स कि सर इसमें ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर बन रहा है इसीलिए ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, इसीलिए इसका ऑर्डर बनेगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। बात समझ में आई या फिर से समझाऊं एक बार? बात सभी को समझ में आई या एक बार फिर से समझाऊं? बताइए
क्लियर कीजिए मेरे को यहीं पे, अगर नहीं समझ में आई मैं फिर समझा दूंगा आपको। एक बात दिमाग में रखो हमेशा, आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कोवलेंट बॉन्ड, पहली चीज, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, फजांस रूल पढ़ा है आप लोगों ने ना, फजांस रूल पढ़ा है कि नहीं, वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वाला नहीं, दूसरा फजांस रूल जो होता है कि नो कंपाउंड इज 100% आयोनिक, नो कंपाउंड इज 100% कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है और आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है, पढ़ा है कि नहीं। वैसे ही यहां पर, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है, और पहले वाले में आयोनिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है, इसीलिए उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये वाला ऑर्डर बनेगा, ये वाला ऑर्डर बनेगा। आगे बात समझ सबको। चलिए अच्छा, एक बात, जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं यहां पर, वो मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें से कौन कौन से स्टेट से हैं आप, प्लीज कौन कौन से स्टेट से हैं आप, मैं देखूं तो कि कहां कहां से लोग जुड़े हुए हैं, ताकि बाकी लोगों को पता चले, ठीक है। और सब ये लिख दीजिएगा, सब 7th सेमेस्टर में ही है, 3rd सेमेस्टर में भी है, मैं सबका जवाब जानना चाहता हूं यहाँ पे एक बार, कौन कौन से स्टेट से हैं, प्लस 7th सेमेस्टर में है या 5th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में या ड्रॉप पर है, जो भी है वो अपने सेमेस्टर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उड़ीसा, MP, हरियाणा ग्रेट, जबलपुर मध्य प्रदेश ग्रेट, शुभम 6th सेमेस्टर में है शुभम, ठीक है, ओके। कमरान यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं संकेत, ओके। MP से है नजरुल, 8th सेमेस्टर में है, ओके। फैज़ा जो हैं वो यूपी से हैं, शहबाज यूपी से हैं, झारखंड से हैं अभिषेक ग्रेट, ओके। अनूप उड़ीसा से हैं, अंकित बिहार से हैं, ठीक है ग्रेट। अमित पास आउट है, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिग्विजय महाराष्ट्र से हैं, 6th सेमेस्टर में है वो, ओके। शुभदीप डे जो है वेस्ट बंगाल से हैं वो, ओके। अनीशा जो है वो उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मीत जो है महाराष्ट्र से हैं, राजदीप MP से हैं, ओके। ऋतुजा जो है वो महाराष्ट्र से है, दैट मीन्स काफी अलग अलग स्टेट से हैं लोग हमारे पास, ओके। अमनदीप नहीं बच्चे, ये वाला तो आया अमनदीप, उससे पहले का नहीं आया आपका, ये वाला तो आया मैसेज आपका, ये वाला तो मिला मुझे, अमनदीप का और नहीं मिला ऊपर। अमनदीप यूपी से है, ओके ग्रेट। चलिए अलग अलग स्टेट से है तो मजा आएगा पढ़ने में। देखो गुजरात से भी है हमारे पास मेसवा सोनी, दैट मीन्स जब जब ये करोगे ना टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करोगे तो कंपटीशन थोड़ा रखना आपस में, क्योंकि वो कंपटीशन जो होगा वो हेल्दी कंपटीशन होगा, एक दूसरे से कंपैरिजन जरूर रहना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए गीतिका भी हैं, ओके। 6th सेमेस्टर से, 6th सेमेस्टर से हैं काफ़ी बच्चे, कंपटीशन तो है आपस में ना। चलो तो यहीं से रैंक कर आने वाला है हमारा, इन्हीं में बच्चों में से डेफिनेटली, और फिर साथ में खड़े होकर हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आपके रिजल्ट को। आई विश जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन सब का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए, जो वो सोच रहे हैं उससे भी बेस्ट रिजल्ट आए, ठीक है। उसी तरीके से मेहनत करेंगे, बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है हमेशा, ठीक है। और देखो जितने भी फैकल्टीज़ हैं ना, दे आर गुड इनफ, और उनको पता है कितनी चीज़ पढ़ानी है यहाँ पर, जितने फैकल्टीज़ हैं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि मतलब कोई भी एक फैकल्टी ऐसा, तो जितने भी फैकल्टीज़ हैं, बिकॉज वो सब अपना मास्टर्स PhD सब क्या करके आए, एक रेप्यूटेड कॉलेज से कर आए, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस सर वो पढ़कर आए हैं, वो भी PhD करके आए, मास्टर्स नहीं, सिर्फ मास्टर्स ही नहीं PhD भी कर आए हैं उन कॉलेजेस से, अच्छे, कोई नाइपर से है, कोई BIT से है, कोई सागर यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेज से सब पढ़कर आए। उनको पता है कि क्या चीज़ की डिमांड है आगे, क्या चाहिए बच्चे को, किस तरीके से अपने आप को अलाइन करना है,
बस सिर्फ यही नहीं सीखना है कि जीपेट कैसे क्वालिफाई करना है या फिर नाइपर कैसे क्वालिफाई करना है, ये भी सीखना है कि सर बढ़िया कॉलेज कौन सा है। ठीक है, बच्चा कॉलेज का मिलेगा डीपीपी। एक्चुअली क्या था ना कि थोड़ा सा अभी सिस्टम बैठ रहा है ना, सिस्टम बैठेगा, बैठते 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 हो जाएगा, लेकिन भरोसा रखो जो चीज़ बोली गई है ना वो मिलेगी जरूर। जो चीज़ बोली गई ये हमने पहले ही अश्योर कर दिया था भाई कि एक भी बच्चे को ये नहीं लगना। वैसे आप जानते हो पीडब्ल्यू को यार, पीडब्ल्यू देखो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इस तरीके से काम करती है। पीडब्ल्यू के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बच्चे की मोहब्बत पसंद है उनको, कि वो बच्चे के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे बाकी चीज़ें इधर से उधर हो जाएं, तो जो बोला गया है वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, और उस तरीके से डिज़ाइन की जा रही है हर चीज़ कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, चलो चले, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब उसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, उसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ? और अच्छा इसमें ना मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे ना, बीच में प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप पूछते रहना कि कौन सा कॉलेज भी बढ़िया है और क्या करना बेटर रहेगा और कैसे तैयारी करना शुरू। तो ये यही फायदा होता है बैच का कि यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा हो सकता है हमारा और आपका। ठीक है, यूट्यूब पे इतने क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां आंसर नहीं दे पाते, बहुत वो है। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित। और बाकी फैकल्टीज भी देखो सब टॉप क्लास फैकल्टीज लेकर आए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कोई भी। ठीक है, तो और मेरी रिक्वेस्ट है पढ़ाई करते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन करियर ओरिएंटेड चीज भी पूछते रहना, क्योंकि सब कोई फैकल्टी जो है यहाँ पे ना वो बेस्ट जगह से आया हुआ है, उनको पता है कौन सा कॉलेज, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है। ठीक है, तो वो पूछते रहना सबसे ही यहाँ पे बीच बीच में क्या करना ठीक रहेगा। आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में या फिर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो पूछते रहना बच्चों टीचर्स से। ठीक है, इसीलिए बैच का फायदा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर क्या बोलता है हमारा? एसिडिक नेचर क्या बोलता है यहाँ पे देखो, मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। क्या कॉन्सेप्ट है वो कि सर यहाँ पर हमने लिया HF, यहाँ पर लिया HCl, यहाँ पर लिया HBr और यहाँ पर लिया HI। ये चार चीजें ली हमने। अब हमको बताना है कि इनमें से चारों में से A, B, C और D, इन चारों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा इन चारों में से। अभी मैंने पीछे आपको क्या चीज बताई कि इनका जो स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो बना था वो क्या बना था, A, B, C, D, ये ऑर्डर बना था। और हम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे, नूरुल जो है वो बिहार से हैं, वाह, सासाराम से, चलिए बहुत बढ़िया, तो काफी अलग अलग जगह से हैं हमारे पास, है ना, तो मजा आएगा यार, सब बताना बढ़िया बढ़िया चीजें अपने स्टेट के बारे में मुझे। ठीक है, चलो, तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर इनकी, तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एचआईएन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एचआईएन। जितनी आसानी से एचआईएन रिलीज हो जाएगा उतना अच्छा एसिड। जैसे कि अगर मैं आपसे कंपेयर कराऊं कि एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर स्ट्रॉन्ग एसिड तुरंत अपना एचआईएन रिलीज कर देता है, लेकिन जो वीक एसिड होता है उसको प्रॉब्लम होती है अपना एचआईएन रिलीज करने में। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब कि वो कस के पकड़ा हुआ है उसको, हाइड्रोजन को वो जाने ही नहीं देगा, रिलीज ही नहीं होने देगा उसको। और जब वो उसको रिलीज नहीं होने देगा दैट मींस कि ये अच्छा एसिड नहीं है। यहां पर इसको अगर मैं देखूं HI को, यहां पर इन चारों में सबसे जो वीक बॉन्ड है वो HI का है। दैट मींस कि ये हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। जितना आसानी से निकल जाएगा उतना बढ़िया एसिड। मतलब कि सर स्ट्रेंथ का तो ये यहां पर बना था ऑर्डर, लेकिन अगर आप एसिडिक नेचर की बात करोगे तो ऑर्डर बनेगा D, C, B और उसके बाद A, ये ऑर्डर बनेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ये वीकेस्ट बॉन्ड है इन चारों के कंपैरिजन में। ये क्या है? वीकेस्ट बॉन्ड है। इन चारों के कंपैरिजन में ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, दैट मीन्स कि सर यहां से जो एसिडिक नेचर होगा वो ऐसे इंक्रीज, ओ सॉरी, यहां से क्या होगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ऐसे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ऐसे। ठीक है, और अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को कि नहीं? बात क्लियर है सभी को कि नहीं?
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी पर डिपेंड करता है एक और चीज, मेटल और नॉन मेटल होना। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज दी गई तो उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर किया और बताया कि 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाऊंगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो दूसरा कंपैरिजन क्या है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं ऐसे। आप जानते हो सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, और हम एक और चीज जानते हैं कि मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं, एकदम लूज करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहते हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करोगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाना है, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। तो अब बताओ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा एकदम। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते चले जाओगे वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि वो नॉन मेटल की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा कैरेक्टर। तो यहां पर क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो उसका नॉन मेटल कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। बात क्लियर सभी को? बिल्कुल बच्चा, क्वेश्चन आता है यहां से, एकदम क्वेश्चन आता है यहां से, एकदम आता है, कोई दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बड़े आगे कॉन्सेप्ट लिख लें अपना। क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीजेस। और अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब सर कि अगर मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, मतलब कि नॉन मेटल्स आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे। अगर मैं सर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आऊंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और आपको मेटल्स मिलेंगे वहां पर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं सबको? आपको मेटल्स मिलेंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आगे क्या है हमारे पास? आगे है हमारे पास कि जो मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क करके रख लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? MgO। ठीक है, इस तरीके के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बस ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, हो सकता है कि आपको इस बार मिल भी जाए। ठीक है, चलो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर। अब तो कोई रटने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत ज्यादा बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है कि बस एक बार
अपने जो नोट्स होंगे उनको बस घुमा के देख लेना एक बार बीच बीच में। हाँ ठीक है, ओके ओके, चल बढ़िया। इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ूं। इतनी बात अगर क्लियर है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो चुका है मेरी तरफ से। अब आप बताइए कि आपकी तरफ से क्लियर हुआ है कि नहीं, आपकी तरफ से क्लियर हुआ है कि नहीं? बोलिए भाई, बोलो बोलो जल्दी। सबको क्लियर है? चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जब हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला, यहां हमने क्या क्या पढ़ा कि सर ये जो बॉन्ड है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको हम लोग। और ये कोवलेंट बॉन्ड जो है सर ये किससे बना है? म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। यहां पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये सेंटर ऑफ द बॉन्ड रहने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। क्या हो जाएंगे? सिर्फ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर पार्शियल ही नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो शिफ्टिंग हुई है इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट आता है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखो यहां पर तो मैंने आपको दिखाया सिग्मा बॉन्ड के अंदर वो आ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है पाई बॉन्ड के अंदर भी आए अलग अलग तरीके से। तो वो अलग अलग जो इफेक्ट आ रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यहां तो हो सकता है क्लोरीन के अंदर चेंजेस आए, कोई दूसरा एटम हो सकता है कि कार्बन के साथ मैंने कुछ और लिया होता तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। ये अगर डबल बॉन्ड होता तो कुछ और चेंज आता। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस की वजह से। उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। और ये हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं परमानेंट और एक हो सकते हैं टेम्परेरी। नाम से समझ में आ रहा है, परमानेंट मतलब हमेशा रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये वाले रहेंगे ही रहेंगे कंपाउंड के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो टेम्परेरी वाला है ये कभी कभी किसी किसी ओकेजन पर ही दिखेगा, और मैक्सिमम तब दिखेगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उसके ऊपर, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उसके ऊपर तब दिखने वाला है टेम्परेरी। ये कब तक रहेगा? जब तक सर सूरज और चांद का नाम रहेगा, जब तक सूरज और चांद रहेंगे जब तक ये इफेक्ट रहेगा कंपाउंड में, ठीक है। चलो अब इसके अंदर जो आते हैं हमारे परमानेंट के अंदर तीन टाइप होते हैं हमारा, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ हम एक रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैं डिफरेंस समझाऊंगा आप लोगों को कि मीजोमेरिक और रेजोनेंस के अंदर क्या फर्क होता है, दोनों में क्या फर्क होता है वो डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और टेम्परेरी की बात करें तो इसके अंदर एक ही इफेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों हो रहे हैं ये हो रहे हैं सर कि जब दो एटम एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े और वो दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो वो उसमें डिफरेंस हो, डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूसरे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। परमानेंट के अंदर तीन एग्जांपल हैं हमारे, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। शुरू करें, आगे बढ़ सकते हैं इसमें टॉपिक में हम लोग। बोलो भाई, परमिशन है आप लोगों की, बढ़ सकते हैं आगे? मजा आ रहा है कि नहीं?
थोड़ा एंजॉय करके पढ़ो यार, मुझे लगा तुम लोग बहुत सीरियस हो गए हो पढ़ाई में, है भाई? क्यों भाई, बताओ, कोई तैयार है वीडियो कॉल के लिए? किसको लगाई जाए वीडियो कॉल, बताओ, अपना नाम लिखो खुद से, किसको वीडियो कॉल लगाई जाए? कौन सही अवस्था में बैठा हुआ घर पे पढ़ाई कर रहा है? देखते हैं कौन सही अवस्था में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। वीडियो कॉल की जाएगी किसी एक बच्चे को, बताओ भाई किसको करी जाए? थोड़ा माहौल लाइट करो यार, बहुत सीरियस हो तुम लोग। है तैयार कोई सा बच्चा वीडियो कॉल के लिए? आप बताओ, मन में खुद लगा दूंगा इसमें। अभिषेक रॉय को लगाते हैं, चलो। कहाँ हुआ, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हो गया, यस, सभी से करिए ऊपर। अरे यार, वीडियो कॉल में भी तुम फेस छुपा रहे हो, बताओ क्या फायदा हुआ तुम्हारा? करो करो, कैमरा ऑन करो, देखते हैं कैसे तैयारी कर रहे हो तुम, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। दिखाओ क्या क्या नोट्स लिखे तुमने। मुझे आवाज मुश्किल आएगी, मैं सिर्फ देख सकता हूं, तुमको आवाज नहीं आएगी इसमें। मेरी आवाज नहीं आएगी दोस्त, मेरी आवाज नहीं, मतलब आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी। तो आप वीडियो दिखा सकते हो, दिखाओ, वरना फिर मैं किसी और को कनेक्ट करता हूँ इसमें। हाँ, देखो हटा दे रहे हैं यार, ये छुप शर्मा रहे हैं क्या? चलो, अब मैं डिस्कनेक्ट कैसे करूँ इसको? हो गया, चलिए। मुझे लगा अच्छे, अरे एक्टिव रहियो यार तुम लोग मेरी तरह, मैं ज्यादा एक्टिव हूँ तुम लोग से। चलो ठीक है, आ जाओ, मुझे लगा थोड़ा मजा आएगा अभिषेक रॉय के साथ। चलिए कोई बात नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। सी सी एच 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 एच, ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का जो नाम है वो है ईथेन। क्या नाम है इसका? ईथेन। यहां लिख दूं, यहां पर ईथेन है, ठीक है। क्या ये कंपाउंड पोलार है? क्या ये कंपाउंड नॉन पोलार है? सर ये जो कंपाउंड है वो नॉन पोलार है। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर कोई पोल्स ही नहीं है। पोल्स मतलब सर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कहीं होना चाहिए था, एक तरफ नेगेटिव चार्ज कहीं होना चाहिए था, कुछ तो दिखता ना। यहां पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि सर ये नॉन पोलार कंपाउंड है। अच्छा ठीक है भैया, जैसा आप बोले। अगर मैं इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, यहां पर क्लोरीन आ गया, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। अगर मैं एक इसमें क्या करूं कि क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, अब क्या होगा कि सर आपने बताया था कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या करेगा, अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स कि सर ये जो कंपाउंड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? पोलार हो जाएगा। मतलब कि काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, काम नहीं कर रहा था, बेकार क्वालिटी का है क्या? पता नहीं, चलो वापस से चेक करेंगे थोड़ी देर में। चलिए, वो क्या है? नॉन पोलार। ये क्या है? पोलार। किसकी वजह से चेंज हुआ? सिर्फ एक एटम को चेंज किया, सिर्फ एक एटम को चेंज किया, उसकी वजह से नॉन पोलर कंपाउंड पोलार बन गया। क्यों? क्यों? क्योंकि सर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए उससे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आया। यानी कि जब दो एटम एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो
और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस हो और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, उससे जो इफेक्ट इंड्यूस होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यह कंपाउंड के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आ रहा है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। बात समझ में आई सबको कि नहीं? डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या बोल रही है इसकी, ध्यान से देखो क्या बोलती है डेफिनेशन। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड। ये है काम की चीज। किसकी चीज? काम की चीज क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है और वो भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ऐसे टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बात समझना फिर से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए जिसको हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड में अंदर हो रहा है, क्योंकि जो दोनों एटम है वो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं। अगर ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं होते, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड होते, तो इसको हम कुछ और बोलते। फिलहाल के लिए हम क्या बोल रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो थ्रू सिग्मा बॉन्ड, उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये तो दिमाग में घुस जानी चाहिए एकदम अंदर तक बात कि हाँ भाई यही होता है। वो अगर नींद में भी उठो पूछे कोई इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सर की लाइन याद आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि दोनों एटम सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड थे, इसलिए उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। रहेगी बात याद आगे तक जिंदगी भर के लिए कि नहीं? समझ गए? चलो, समझ गए कि नहीं भाई? कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहां पर, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, यहां पर कार्बन से यहां पर नाइट्रोजन कनेक्टेड, लेट अस सपोज। अब क्या होगा? आप जानते हो कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड से अगर ये कनेक्टेड है तो इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इफ वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड वन बॉन्ड इज पाई, इफेक्ट इज प्रोड्यूस। बच्चा देखो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम जो है, देखो अब ऐसे, अब सोचो ऐसे कनेक्टेड है, मान लो ये कनेक्टेड है, यहां सी से सी कनेक्टेड है और यहां पर सीएल कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड से यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं ना। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना भाई, इसका इससे लेना देना है, बस ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये ऐसे होते, ऐसे कनेक्टेड होते, तब आप बात नहीं कर रहे होते यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की, तब हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे होते या कुछ और इफेक्ट की बात कर रहे होते, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। यहां पर आप बात करोगे क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो क्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है ना। अब ये उधर से क्या चल रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों की बात चल रही है अभी। बात समझ गए कि नहीं? बात समझे कि नहीं? समझ गए? चलो, अब इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली चीज कि ये हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड में ही काम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। पता है ना सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? ऐसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलो, ये ट्रेवल करता है विद डिस्टेंस एंड डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है सर? ट्रेवल करेगा मतलब कि सर इसके पास बाइक वाइक है क्या अपनी? चलिए समझा देते हैं आपको। ये ट्रेवल जो करता है और ट्रेवल करने के साथ साथ क्या करता है? डिक्रीज होता है। ध्यान से देखना, ये कलरफुल सा थोड़ा सा दिख गया होगा, सफेद सा कलर आपको। मान लो मेरे पास यहां पर, अरे बाबा, सी 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 सी
X, ये है एक ग्रुप। ठीक है, दिख रहा है ना सही साफ? ठीक है, दिख रहा है ना साफ? नहीं दिखेगा तो बताना। यहां पर ये है, और हम यहां बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर सर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं? इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब याद रखो आप एक चीज, मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज होता है उस पर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। आप इन दोनों कार्बन को कंपेयर करो, इसको और इसको। यहां पर इसके ऊपर इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक अपने सफिशिएंट अमाउंट में खा के रखा हुआ है उसने, और एक जो है वो 2 दिन से भूखा है। ठीक है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले तो ये दोनों कार्बन थे, लेकिन अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ खींच लेगा। दैट मीन्स कि इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बनेगा ये। ठीक है, ये X से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन इस वाले कार्बन से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं इस कार्बन की और इस कार्बन की, इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो याद रखने के लिए भी, कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचे इसने, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्स ने खींचे, तो इस कार्बन ने इससे गुहार लगाई कि यार मेरे इलेक्ट्रॉन्स खींच के ले गया भाई, थोड़ी सी हेल्प कर दे। ठीक है भाई, हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तेरी। फिर इसने बोला कि यार उसको थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़ी हेल्प तुम कर दो, तो ठीक है हम भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो वैसे करके करके क्या हो गया कि यहां से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो ट्रेवल करती गई यहां तक। पहले नॉर्मली कुछ नहीं था, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन भी एक दूसरे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे हैं, तो ये ट्रेवल किया इसने, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज होती गई। और अगला पॉइंट ये बोलता है कि इसको आप 3 कार्बन के बाद, अगर लंबी चेन है तो 3 कार्बन के बाद उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड पर ही काम करता है, दूसरी चीज ये ट्रेवल करता है, ट्रेवल करते करते डिक्रीज होता है। कहां सीखा हमने? ऐसे सीखा हमने। ठीक है, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन खींचा, उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसने इससे खींचे, इसने इससे खींचे, इस तरीके से, लेकिन वो डिक्रीज होता चला गया वहां पर। समझ गए बात को? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या थी कि इसको 3 कार्बन के बाद आप इग्नोर कर सकते हो, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। ये क्या है? ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दिस इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। 4 प्रॉपर्टीज है, याद रह जानी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसको। ठीक है, आप चाहो तो इसको उसमें भी देख सकते हो कि मान लो कोई ऐसा ग्रुप है आपके पास, मान लो कोई ऐसा ग्रुप है आपके पास, यहां पर मान लो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? अब इस टाइम पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन की तरफ जाएंगे, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये कार्बन कब तक उन इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा? ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये शिफ्ट कर देगा आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर यूं बोलो कि यहां पर कोई चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, अब यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव से ज्यादा न्यूट्रल एटम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को?
इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। एक हो सकता है प्लस आई इफेक्ट और एक हो सकता है ये माइनस आई इफेक्ट। ये दो टाइप हो सकते हैं इसके। जब ये प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसके अंदर काम करेगा, जिसको हम EWG भी बोलते हैं। जब माइनस आई इफेक्ट, अरे भैया क्या लिख रहे हो आप? सॉरी सॉरी, चलो। जब प्लस आई की बात कर रहे हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ज्यादा खुश हो जाता हूं मैं कभी कभी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, चलो। और जब माइनस आई की बात कर रहे हैं, ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो मत जाना रे, कभी क्लास करते करते सो जाओ, लिखते रहो इसलिए चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो, लग रहा सो गए सब। विभू प्रसाद को तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, ऐसा है क्या बच्चा पहले? चलो, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। चलो, समझ गए? तो पानी पी रहा हूं, ओके। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है। अब तो कोई मैच भी नहीं है 22 मार्च तक। चलो चले आगे बढ़े। अब ये जो ग्रुप है, हमको एक बात समझ में आ गई कि सर जो प्लस आई इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन सिस्टम को, ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन सिस्टम को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कार्बन सिस्टम से। लेकिन ये अलग अलग बहुत सारे ग्रुप है हमारे पास, सॉरी, ये बहुत सारे ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। क्या है ये? बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे पास। तो उनको याद रखने के लिए क्या तरीका है? इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है? कौन कौन से ग्रुप हैं भाई हमारे पास? जो माइनस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ये सारे हैं। इनको याद कैसे रखोगे आप? अब आपको एक गाना गाना पड़ेगा मेरे साथ। क्या गाओगे? गाना मेरे साथ। कैसा गाओगे? ऐसे गाओगे, देखो। न फरहान, न फरहान, ठीक है, न ऋतिक, ओके, न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, सलमान। पूरी एकदम बॉलीवुड इंडस्ट्री को उठा के ले आए यहां पे, ठीक है। क्या है यहां पर? न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, सलमान। फिर साइनाइड के अंदर यहां लिखेंगे साइना, एल्डिहाइड के लिए लिखेंगे अली, कीटोन के लिखेंगे की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक के लिखेंगे कार, कार में। न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, सलमान, साइना, अली की कार में। फिर यहां लिखेंगे फादर कलेक्टर, फादर सी फॉर कलेक्टर, बेटा, ठीक है, इंस्पेक्टर। हल्के में ले रहे हो क्या? फादर कलेक्टर है, बेटा इंस्पेक्टर है, और अल्कोहल, अल्कोहल की मम्मी, ठीक है। आयन मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिख रहा हूं मैं, आयन, आयन लिखते हैं ना, एल्काइन, एल्काइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए
एल्काइन, अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं, एल्काइन नहीं, ये देखो ये NH2 नहीं, बेंजीन है, बेंजीन है, लास्ट में H4 है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। फिर सो गए क्या? ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि सर ये जो ग्रुप हैं ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं किसी भी सिस्टम में, अगर आप इनको लगाओगे तो। ठीक है, अब ये जो है यहां पर, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप सब उससे कम लेकिन बाकी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये ग्रुप, उसके बाद ये ग्रुप, उसके बाद ये ग्रुप, उसके बाद ये ग्रुप। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से चलते हो जाएंगे। तो अगर यहां पर मैं आपको कंपैरिजन के लिए दूंगा तो आपको ये टेबल, ये गाना, ये जो भी निमोनिक्स है वो याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या याद रखेंगे? पूरा का पूरा बॉलीवुड याद रखेंगे सर। क्या याद रखेंगे? न फरहान, न ऋतिक शाहरुख, न फरहान, न ऋतिक शाहरुख, ठीक है, न हिमेश, न ओमपुरी सलमान, न फरहान, न ऋतिक शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। याद रख पाएंगे नहीं? घर वालों को लगना चाहिए कि कुछ तो संगीत सीख रहा है ये लड़का, सही जगह पैसा जा रहा है हमारा। कुछ नहीं, फार्मासिस्ट ना बने, कम से कम संगीत बन जाए। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। क्या रखोगे? न फरहान, न ऋतिक शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। याद रखोगे ना? रखोगे कि नहीं? रखोगे कि नहीं भाई? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये कैसे हैं? ये सब ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इसको लेकर गाने की जरूरत नहीं, इसको नॉर्मली पहचान सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर कार्बन आयन है हमारे पास, मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, फिर एक NH नेगेटिव है, फिर O नेगेटिव है, फिर कार्बोक्सिलेट आयन है, फिर 3 डिग्री, यानी कि ये कितना है? टर्शरी, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये अलग अलग तरीके से हमारे पास ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, बेटा ड्रग्स इंस्पेक्टर है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। चलो, तो ये हमारे प्लस प्लस आई इफेक्ट आ गए, प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप्स आ गए। अब आती है मेन मुद्दे की बात, अब आती है मेन मुद्दे की बात। मेन मुद्दे की बात क्या है? मेन मुद्दे की बात जो है वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? सर आपने इतना सब पढ़ा तो दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन लिख लो पहला। क्या क्वेश्चन है? अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन descending order, descending order of stability। चलो, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आसान सा क्वेश्चन रख रहा हूं, डिफिकल्ट रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, एकदम आसान सा क्वेश्चन। बता दो बच्चा। अरेंज द फॉलोइंग, राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा मैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कब से कम स्टेबल होगा, ये बताना है आप लोगों को। यहां से आएगा आपका क्वेश्चन। अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई वो आपके बेसिक्स के लिए थी, क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि इन सब चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, उसके हिसाब से इनको अरेंज कर दो। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया है? बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे इस तरीके से। ठीक है, क्यों?
क्योंकि सर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इन सब पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हुआ, पहली बात तो एक स्टार मार्क करके ये लिख लो कि चार्ज्ड स्पीसीज जो होती हैं, चार्ज्ड स्पीसीज आर अनस्टेबल स्पीसीज। अब चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज अगर किसी स्पीसीज पे रहेगा तो वो अनस्टेबल ही रहेगी। इसको ऐसे समझो कि चार्ज होना मतलब इंसान के ऊपर दुख होने के बराबर है। अगर इंसान पे दुख है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। अच्छा, अब इंसान का दुख अगर आपको कम करना है, उसको स्टेबल अगर करना है, तो क्या करोगे, उसके दुख को बांटोगे। क्या करोगे, उसके दुख को बांटोगे। कैसे बांटोगे, उससे बातचीत करके या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। अगर आपने उसके दुख को बढ़ा दिया और टेंशन दे दी उसको, तो अब क्या होगा, अब वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही हमको क्या याद रखना है कि किसी भी चार्ज स्पीसीज पर, ठीक है, किसी भी स्पीसीज पर अगर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, यानी कि उसके चार्ज को कम करो। अगर आपने उसके चार्ज को बढ़ाया तो क्या होगा, उसके हिसाब से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होती रहेगी अगर आपने चार्ज को बढ़ाया तो। यहां नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को आपको क्या करना होगा, कम करना होगा, नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करना होगा। यानी कि आपको कोई ऐसा ग्रुप लगाना है जो इसके चार्ज को कम करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे इस सिस्टम से, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करे। और ये चारों के चारों जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और इन चारों में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन शो करता है। उसके बाद फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, बीआर और आई, ठीक है, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ये इस सिस्टम से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये खींचेगा इससे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो अल्टीमेटली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो नेगेटिव चार्ज है, और ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि ऑर्डर आपका क्या रहेगा, यही वाला रहेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऑर्डर जो है वो उल्टा हो जाता। क्यों, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को खींचोगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, यानी कि आप उसके स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर रहे हो। यानी कि इंसान को दुख था पहले से, आपने और दुख दे दिया उसको, ठीक है, वैसा ही हो गया सिस्टम में। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ए है हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा है हमारे पास CH3COOH। बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। इन दोनों, समझ में आया है ना पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर क्यों है, ABCD, या ऐसे आगे बढ़ गए हम लोग, आया समझ में कि नहीं। तो खड़े रहना पड़ जाता कुछ देर, अब आज ही लेट जाती है क्या मेरी। चलो यहां पर क्या होगा, HCOOH, HCOOH, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। देखो एसिडिक नेचर के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई, क्या बताया था मैंने आपको, कि जो आसानी से अपना एचाइन रिलीज कर दे वो ज्यादा एसिडिक, ठीक है। जब ही भी ये दोनों स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी अपना प्रोटॉन जब रिलीज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे क्या बना दिया मैंने, ठीक है, HCOO नेगेटिव प्लस HIN। उसके बाद पता, अपनी राइटिंग देख के कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं, क्या ही लिख दिया हूं मैं, इतनी बुरी राइटिंग भगवान किसी को ना दे, ठीक है। चलो देखो अब
अब यहां पर क्या है, यहां पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। एनालिसिस अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो इसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, इसको भी कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट होना है, इसको इसके अंदर कन्वर्ट होना है। एक सिचुएशन समझाता हूं मैं आपको, एक सिचुएशन समझाता हूं मैं आपको। आपको 2 शादी में जाने का ऑप्शन मिला। एक शादी है जहां आपके दोस्त आने वाले हैं, जहां आपको अपने दोस्त मिलेंगे या कोई ऐसा इंसान जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, और एक शादी ऐसी है जहां आपका मन ही नहीं लगेगा, आपको कोई जानता ही नहीं, जहां आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। बताओ कौन सी वाली में दौड़कर जाओगे? बोलो जल्दी, जल्दी से फटाक से आंसर दो मेरे को। और फिर जैसे ही आप आंसर उसका सोचोगे तुरंत आपको यहां से आंसर मिल जाने वाला है, तुरंत आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप जहां आपका दोस्त आ रहा होगा उसकी शादी में जाओगे, क्योंकि वहां आप कंफर्टेबल फील करोगे और टाइम से पहले पहुंच जाओगे कि जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना ज्यादा मैं स्पेंड करूं अपने दोस्त के साथ। यही करोगे ना, है ना? तो वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि इनमें से जो जितनी आसानी से अपने एचआईएन को रिलीज कर देगा वो ज्यादा एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक। ठीक है, अब यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो कॉन्जुगेट बन रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आराम से यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां जो एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 ग्रुप जो लगा हुआ है यहां पर, ये कैसा ग्रुप है सर? ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, यहां नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कि ये इसकी स्टेबिलिटी को और कम कर रहा है। यहां नेगेटिव चार्ज और 2 चार्ज, उसको क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब कि ये जो है यहां से यहां कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट जो है वो स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां सिर्फ हाइड्रोजन है, इसका 0 कंट्रीब्यूशन है, जो नेगेटिव चार्ज है वही है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस। और जब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ये यहां से एचाइन आराम से रिलीज कर देगा, और जो आराम से एचाइन रिलीज कर देगा वो ज्यादा एसिडिक, यानी कि ए इज मोर एसिडिक देन बी। बोलो किसके सर के ऊपर से गई बात ये? है कोई ऐसा बच्चा जिसके सर के ऊपर से चली गई बात ये? है भाई कोई बच्चा जिसके सर के ऊपर से गई बात? तो आपको क्या याद रखना है, कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, एसिडिक कैरेक्टर मोर, एसिडिक कैरेक्टर मोर। अब क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पर हमेशा उड़ता हो गया स्पीड, चलो समझो ध्यान से, फिर समझो। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो आप याद रखो एक चीज, एक ट्रिक याद रखो। क्या याद रखना है आपको? नेगेटिव आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। देखो अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। पॉजिटिव आई इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर। अब नहीं होगा कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको, अब नहीं होगा कंफ्यूजन आपको। यहां पर आप कंपेयर करो इस ग्रुप को और इस ग्रुप को, ये दोनों ही अलग है ना, बाकी तो सेम है।
ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट है, ये कोई इफेक्ट शो नहीं करता। दैट मीन्स प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ, यहां कोई इफेक्ट नहीं। अगर प्लस आई इफेक्ट लगाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, यानी कि ए इज ग्रेटर एसिडिक इन कंपैरिजन टू बी। अभी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आप किसी भी सब्सटेंस पे माइनस आई इफेक्ट लगाओगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट लगाओगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब देख लो एक एग्जांपल और, यहां पर एक एग्जांपल देख लो यहां पर और, CH2 NO2 COH, ये हो गया A, CH2 F COH, C CH2 OH COH। बताओ इन तीनों में क्या ऑर्डर बनेगा एसिडिक कैरेक्टर का? अब बताओ यहां से एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर बनेगा? आप जानते हो NO2 जो है उसका बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, फ्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का माइनस इफेक्ट होता है, लेकिन हमको वो ट्रिक याद है, कौन सी? ना हिमेश ना ओमपुरी, यानी कि NO2 तो सबसे ऊपर आ गया। आपको बस इन तीनों ग्रुप को कंपेयर करना है। NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद एल्कोहल, यानी कि NO2 माइनस आई सबसे ज्यादा देगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक A, उसके बाद फ्लोरीन देगा B, उसके बाद C। ये बनेगा ऑर्डर ABC। बन गया नहीं बन गया? चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। अब बता दो इन तीनों, दिख रहा है नहीं वाला कलर? दिख तो रहा है शायद, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब बता दो इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। यहां देखोगे ध्यान से तो यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, यहां देखोगे यहां एक ग्रुप है, यहां पर देखोगे यहां ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यहां कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि सर इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो होगा बी, उसके बाद क्योंकि इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है उसके बाद ए, और उसके बाद क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी को और कम करेगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को और कम करता है, उसके बाद सी, बी ए सी ये ऑर्डर बनेगा, बी ए सी। अब आने लगा सबको समझ में? अब आने लगा समझ में कि नहीं सबको? ठीक है, मत घुसो कॉन्जुगेट बेस वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कॉन्जुगेट बेस से ही होता है सॉल्व। अब आपको क्लियर हो गई बात ये, ठीक है, चलो ये वाली बात क्लियर हो गई आपकी, हाँ भाई ऐसे होगा, हो गई ना बात क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। यहां पर डी जो मतलब है, उसका डी का मतलब है डिस्टेंस, एन का जो मतलब है यहां पर मतलब है नंबर, पी का मतलब है यहां पर ठीक है, या फिर आप बोल सकते प्रायोरिटी ना, डिस्टेंस नंबर और प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। ठीक है, चलो डिस्टेंस नंबर प्रायोरिटी, या फिर इसको आप पावर भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, ये एक रूल होता है डीएनपी रूल। ठीक है, ये क्या बोलता है कि सबसे पहले आप जो प्रायोरिटी दोगे वो दोगे डिस्टेंस को, उसके बाद दोगे नंबर को, और सबसे लास्ट में आप जो प्रायोरिटी दोगे वो दोगे पावर को। कैसे, मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब क्या है, देखो लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 COOH, ये एक एग्जांपल है, CH3 CH2 F CH2 COH। ठीक है, और यहां पर अगर मैं लगा दूं CH2 क्लोरीन, इन दोनों को कंपेयर कराते हैं, पहले पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं उसके बाद देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा?
इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ए और बी में। तो ऐसे केसेस में आप क्या देखोगे, देखो यहां पर क्लोरीन जो है वो कम पावर में है फ्लोरीन से, लेकिन ये डिस्टेंस में पास है इससे, ये दूर है डिस्टेंस में, ठीक है। तो डिस्टेंस को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, मतलब कि जो जितना पास रहेगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, याद रखना दोस्त, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्योंकि ये इसके पास में है तो ए इज मोर एसिडिक देन बी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ये इसके पास में, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ठीक है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा फ्लोरीन, लेकिन क्लोरीन जो है वो उसके पास में है। जब उसके पास में रहेगा तो उसको प्रायोरिटी दोगे, ना कि आप प्रायोरिटी दोगे पावर को, ठीक है। चलो, और अगर मैं बात करूं यहां पर से और बात करूं अगर मैं यहां पर, चलो बनाता हूं क्वेश्चन एक बढ़िया सा। अगर ऐसा केस आपको मिलेगा तो क्या करोगे कि सर हम फिर से डीएनपी रूल लगाएंगे इसमें, और यहां पर नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी रूल देंगे हम लोग। किसको देंगे, नंबर को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन है, यहां पर 1 फ्लोरीन है, दैट मींस वन विल बी मोर एसिडिक देन 2, वन विल बी मोर एसिडिक देन 2। बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना, वन विल बी मोर एसिडिक देन 2। क्लियर बात सबको। चलिए बहुत बढ़िया। चलो तो बताओ अब कौन आएगा हमारे पास वीडियो कॉलिंग में और कौन बताएगा कि उसने क्या क्या लिखा, दिखाओ मुझे नोट्स क्या क्या लिखे तुमने। खुद से नॉमिनेट करो, खुद से नॉमिनेट करो, कौन आएगा वीडियो कॉल में सामने से दिखाएगा अपने नोट्स। चलिए बताइए जल्दी फटाक से। चलिए अनूप मिश्रा को करके देखते हैं। अनूप मिश्रा, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए और दिखाइए नोट्स में क्या क्या लिखा है आपने। हाय अनूप, कैसे हो, दिखाइए क्या क्या लिखा है। इनकी आवाज आ जाएगी मुझे, आवाज आएगी इसमें मुझे, साउंड ऑन कर दीजिए इसकी। अनूप बताइए बच्चा, दिखाइए नोट सबको। कहाँ गया जी वीडियो कॉलिंग की आवाज बच्चे की, वहां से आएगी क्या। ऐसे तो नहीं आएगी, वहीं से ही आएगी, आएगी तो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए राजदीप को कनेक्ट करते हैं इस बार। भाई नोट्स दिखाने हैं आपको, जो लिखा है आपने, नोट्स जरूर दिखाने हैं आपको। कोई भी एक बताओ जल्दी। नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या, नोट्स दिखाओ दोस्त मेरे को, क्या क्या लिखा। नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना टेलीग्राम पे, ठीक है, कोई बात नहीं।
टेलीग्राम पे ना फोटो क्लिक करके भेज देना सब लोग मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अंशुमन नायक इस बोल रहे हैं, अंशुमन नायक को कनेक्ट करके देखते हैं। अंशुमन 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 कहाँ है इसमें? अंशुमन नायक, ही कैन शो नोट्स। हाँ वॉइस नहीं आएगी यार, मेरे को नहीं आएगी वॉइस ना, मेरे को प्रॉब्लम होगी वॉइस में। सो वी आर कनेक्टिंग विद अंशुमन, देखते हैं, दिखाते हैं नोट्स तो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाय अंशुमन, देखो आपकी आवाज़ तो नहीं आएगी मुझे, कोई बात नहीं, जस्ट शो योर नोट्स, जो भी आपने लिखा है, क्या क्या लिखा है और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। बैक कैमरा फ्लिक कर पा रहे हो? कैमरा ही फ्लिप नहीं हो रहा है हमारे अंशुमन से तो कैमरा उल्टा कर दो ऐसे ही। हटा दिया अंशुमन ने भी, ठीक है चलिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, विल ट्राई नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन बच्चे का बहुत अच्छा है एक का। क्या क्वेश्चन है बच्चे का कि ऊपर चला गया यार, कि थोड़ा बहुत चैट ऊपर कर दीजिएगा तो। क्वेश्चन था कि सिलेबस कब तक हो जाएगा। सिलेबस बच्चा देखो, हम लोगों ने क्या किया है ना, हम लोगों ने जो अपना जितना भी सिलेबस है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है, और ये हमको मतलब ये बोलो कि पीडब्ल्यू से ऑर्डर भी आया है। ऑर्डर क्या आया है कि हमको आपका जो सिलेबस है वो 12 से 15 मई तक कंप्लीट करना है, 12 से 15 मई तक कंप्लीट करना है सिलेबस आपका। इसके बाद कॉल टाइम, फिर क्लास फ्रीज हो जाती है, ओके ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 12 से 15 मई तक हमको सिलेबस करना है। उसके बाद हम आपका रिवीजन कराएंगे स्पेशल क्लास लगा के एमसीक्यूज की। क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस आपके लगातार चलेंगी जिस दिन तक एग्जाम होगा आपका, ठीक है। फिर लेकिन हमको यहां पर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराना, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद वहां पर हम रिवाइज कराएंगे आपको एमसीक्यूज के थ्रू। यानी कि इसको आप बोल सकते हो, ये तो हो गया रिवीजन, और इसको आप बोलोगे मिनी रिवीजन। ये सब आपका होगा मिनी रिवीजन होगा। इसके बाद यहां से कोई टीचर 12 से स्टार्ट कर देगा, कोई 15 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और वो लगातार 24 मई तक, 24 मई तक आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो भी बढ़ जाए, वो डिपेंड करेगा आपके कि आप किस में कंफर्टेबल, क्योंकि लास्ट के एक वीक आपको कहीं कॉलेज नहीं जाना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे कि आपके नंबर ऑफ आवर्स जो हैं क्लासेस के वो इंक्रीज कर देंगे। फिर हम दिन में भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे, आप पे जैसे आपका एग्जाम जो पास आएगा, ठीक है। तो वो होगा मिनी रिवीजन आपका, ये होगा, ठीक है बच्चा। क्लियर है बात सभी को? रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी वो सिंपल आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, और जो आपको डीपीपीज मिल रही है, जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, उन एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करते रहिए। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, कोई आपको एकदम से ऐसे नहीं आएगा घुमाएगा जादू की छड़ी, आपको सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपको बस टीचर्स की क्लास अटेंड करनी है, पढ़ना है, उनके नोट्स से पढ़ना है, और अपने नोट्स बना के एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं, साथ में डीपीपी सॉल्व करनी है। क्लियर है बात? मेरी क्लास की डीपीपी आपको मिल जाएगी, टैग हो जाएगी। अगर नहीं होती है कोई भी चीज़ ऐसी कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ बोली है नहीं हुई, टेलीग्राम पे आप सब लोग हो, तुरंत मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा उस चीज़ का, ठीक है। क्लियर बात सभी को? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सही है। तो क्या क्या पढ़ा हमने और क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग अपनी पहली क्लास के अंदर। सर होमवर्क में तो आपको पता ही है क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, डीपीपी सॉल्व करनी है, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे,
और साथ में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि वेडनेसडे को होगी मेरी क्लास, हाइपर कॉन्जुगेशन, और साथ में पढ़ेंगे इसके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये जो टॉपिक हैं वो यहीं से रिलेटेड हैं, तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए जो हम आज पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चा, मैं भी बार बार पढ़ता हूँ चीज़ों को, क्लास में आने से पहले भी मैं पढ़ कर आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आया और मैंने कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा कोई अगर बोल रहा है तो वो झूठी बोल रहा होगा। मैं खुद तैयार करके आता हूँ लेक्चर्स, ठीक है, पढ़ कर आता हूँ कब क्या बोलना है, कब क्या पढ़ाना है, कैसे एग्जाम्पल देना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं कि मैं मुझसे आप अगर मैं 1 महीने ना पढ़ूँ और 1 महीने बाद पूछोगे तो ऑब्वियसली मैं भी कन्फ्यूज हो जाऊँगा चीज़ों में। ठीक है, जीपैट एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम सेम डे। बच्चा अगर सेम डे है तो बहुत डिफिकल्ट है, तो और मैं आपको फिर अनलकी ही समझूंगा अगर आपका ऐसा है तो, क्योंकि आपको फिर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एग्जाम देना ना कि जीपैट देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और कैसे मैनेज कर सकते हो उसको तो अलग चीज़ है, या फिर किसी से अगर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दे तो कर सकते हो। नहीं पर एग्ज़ाम के लिए क्लासेस जो हैं बच्चा, मैं तो ये बोलूँगा आपको, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होगा, नहीं पर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेंगी क्लासेस, और जैसा बच्चा चाहेंगे उसको एक्सटेंड करनी है नाइपर के लिए तो एक्सटेंड भी कर देंगे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन। मैं अपने कोई वर्ड्स नहीं दे सकता अभी आपको उस चीज़ के लिए, ठीक है, कि मैं आपको ये कमिटमेंट कर दूं कि नहीं मैं नाइपर के लिए भी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आई एम सॉरी कि मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अभी कमिट नहीं कर सकता उसमें। वो जैसे जैसे टीम का डिसीजन होगा वो डिसीजन टीम लेगी, मैं नहीं। ठीक है, चलिए ओके। देन हमने क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने पढ़ा आज कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ये हमने पहली चीज पढ़ी। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी आज, फिर पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां से हमने क्या याद रखा, यहां से हमने याद रखा फोन कलीबर ISCPH, फोन कलीबर ISCPH, ये याद रखा। और हमने याद रखा है 4 फैक्टर्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, चार्ज एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देन हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और फिर हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जहां हमने गाना याद किया। क्या था वो गाना, न फरहान न ऋतिक शाहरुख न हिमेश न हुमपुरी सलमान, साइन अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक है, देन हमने एट लास्ट हमने रूल याद किया। क्या था वो रूल, डी एन और पी, ये रूल हमने याद किया है। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फेथ इन अस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो मजा आया क्लास में कि नहीं ये बता दो, ठीक है, और पढ़ते रहो यार, अच्छे से करते रहो तैयारी। सिलेबस की टेंशन मत लो, वो सिलेबस की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, आपके रिवीजन की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। आपको बस हम एक काम दे रहे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको फॉलो करते चले जाओ। उसके बाद फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगी फिर तो। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू, है ना। इस बात की गारंटी ये मेरी है भाई, इस बात की गारंटी मेरी है, इस चीज की टेंशन मत लो। सिलेबस कैसे होगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा, सब कुछ प्लान्ड है। दुष्यंत, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, पता है, बहुत ये मैंने बहुत सारे कॉलेज में लेक्चर देता हूं ना, जब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मेरे से कि सर मार्केटिंग कर लूं बीफार्म के बाद या फिर मैं मास्टर्स करके वो करूं। मैं ना एक कहानी बताऊंगा आपको नेक्स्ट उसमें क्लास में, जो बताना याद दिलाना। मैं एक कहानी बताता हूं हमेशा, छोटू की कहानी, वो बताऊंगा आपको छोटू क्या होता है। छोटू कहानी बताऊंगा, जो आप चाय की टपरी पे या फिर कहीं इधर गए होगे ना, तो वहां आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा जो बर्तन साफ करता है, ग्लास उठाता है, वो सब करता है। तो वो छोटू की कहानी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि आपको बीफार्म करना चाहिए कि मास्टर्स करनी चाहिए। पूरे मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, प्लीज मुझे याद जरूर दिलाना।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।